हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th का जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अभी हमने पिछली कक्षा में आपको समझाया कि जो आपका पाचन तंत्र है, मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, जिसमें से थोड़ी सी बातें यहाँ पर रह गई हैं, उन्हें हम लोग आज पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट कामा प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। कहने का मतलब ये जो क्षुद्रांत लिखा है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो है प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी जो प्रोटीन भोजन में मिले होते हैं, जो फैट्स यानी वसा जो भोजन में मिले होते हैं, उनको पचाने का कार्य ये क्षुद्रांत ही करता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। कहने का मतलब यकृत और जो अग्नाशय होती हैं, ये दोनों एक प्रकार की ऐसी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स माने ग्रंथि हैं, जो एंजाइम्स क्रिएट करती हैं। और वही एंजाइम्स ये मतलब देते हैं, निकालते हैं और क्षुद्रांत में ये जाते हैं। ठीक है ना, एंजाइम्स क्षुद्रांत में भोजन में मिलके जाते हैं, जिससे भोजन में प्रोटीन तथा वसा का क्या होता है, पाचन होता है। आगे समझते हैं। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय। आमाशय से आने वाला भोजन कैसा होता है, अम्लीय, क्योंकि उसमें HCl की मात्रा मिली होती है। ये बातें हो चुकी हैं। और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब फिर उसके बाद जब वो अम्लीय होता है तो उसको क्षारीय बनाना पड़ता है। तो यकृत से स्रावित पित्तरस, यकृत में क्या होता है, पित्तरस होता है। यकृत पित्तरस स्रावित करता है। ठीक है, इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। मतलब कहने का मतलब जो पित्तरस है वो वसा पर कार्य करता है, यानी वसा का पाचन करता है। ठीक है, पित्तरस। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। देख रहे हैं, कह रहा कि क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। जो पित्त लवण होता है और उन्हें क्या कर देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में मतलब खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अग्नाशयी रस का श्रावण करता है। जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियास बोलते हैं उसे, वो अग्नाशयी रस का श्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। किसके पाचन के लिए, प्रोटीन की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी लाइनें यहाँ पर लिखी हैं। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, एमएलसी-कृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अच्छा, क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती हैं जो आंतरस स्रावित करती हैं। देखिए, क्षुद्रांत की जो भित्ति होती है उसमें जो ग्रंथियाँ होती हैं वो आंतरस का स्रावित करती हैं। ठीक है, आंतरस स्रावित करती हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, देखिए समझते रहिएगा, तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में,
कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें आपको दिख रही होंगी भी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। ठीक, पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो भोजन पच जाता है उसमें उपस्थित जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है उसको अवशोषित करने का कार्य क्षुद्रांत में उपस्थित बिलाई नामक एक अंकुरित सा होता है, ठीक है, तो वो उसको क्या करती है कि अवशोषित कर लेती है। प्रोटीन वगैरह जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको अवशोषित कर लेती है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध होते हैं, वही कह रहे हैं ना, अंगुली जैसे प्रवर्ध, छोटे छोटे, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं, और इंग्लिश में विलाई भी बोलते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। रुधिर वाहिकाओं की क्या होती है? बहुतायत, और रुधिर वाहिकाओं से जुड़ी होती हैं। मतलब जो भी वो लेंगी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी वो अवशोषित करेंगी, वो अवशोषित करके कहाँ ले जाएंगी? ब्लड में मिला देंगी, यानी खून में वो मिला देंगी। जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हो, खून में मिल जाएगा। खून में मिलने से वो पूरे शरीर में वो पहुंचेगा। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। मतलब जितना पच चुका भोजन क्षुद्रांत में, उसके बाद जो बचा भोजन है, मतलब अब क्षुद्रांत के बाद भोजन अब कहाँ जाएगा? बृहदान्त में ही जाएगा, चाहे पचा हो या ना पचा हो। तो बिना पचा भोजन बृहदान्त में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। वहाँ पर भी दीर्घ रोम है जो जल का अवशोषण कर ले रहे हैं, उसमें उपस्थित ज़्यादा मात्रा में जो जल है। अन्य पदार्थ गुदा द्वार शरीर के बाहर कर दिया जाता है। जो अन्य पदार्थ है वो गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब गुदा में अवरोधनी लगा रहता है, जब चाहते हैं हमारे मस्तिष्क से वो कंट्रोल होता है। जब हम मस्तिष्क से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब उसे खुलना चाहिए तो खुलता है, नहीं तो बंद ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें हमें लगता है आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, दंत क्षरण क्या है समझते हैं। दंत क्षरण या दंत क्षय, दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के स्नेह मृदुकरण के कारण होता है। कहने का मतलब जो दंत क्षरण है वो हमारा जो इनेमल है इनेमल नामक पदार्थ दांतों में पाया जाता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, तथा डेंटिन के स्नेह मृदुकरण के कारण धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे क्या होता है, वो खराब होता है, ठीक है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल। जब जीवाणु क्या करते हैं? शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ बहुत कठिन वर्ड्स भी यूज किए गए हैं, तो मैं समझाता हूँ।
कि जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जैसे हम कोई चीज़ खा लेते हैं, जब भोजन वगैरह खा लेते हैं तो कुछ भोजन के कण हमारे मुख में क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, दांतों में फंसे रह जाते हैं। तो जब हम लोग सोते हैं तो वो सड़ना प्रारंभ कर देता है वो भोजन धीरे धीरे, ठीक है। जब धीरे धीरे वो भोजन सड़ना प्रारंभ कर देता है तो वो अम्ल मतलब थोड़ा खट्टापन उसमें आने लगता है उस भोजन में। जब वो खट्टापन उसमें आने लगता है तो हमारे जो मुख का पीएच है वो पहले ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। जब पीएच कम होता है तो अम्लता बढ़ती है, तो हम लोग के मुंह में अम्लता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, जिसके कारण दंत क्षय शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, विखनिजीकृत हो जाता है। इन अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। देखिए वही सारी बातें लिखी ना, प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता है। देख रहे हैं, जो लार होता है हमारे मुंह में निकलता है वो क्या करता है, वो इस अम्लता को कम करता है, अम्लता को कम करने का काम करता है लार, उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट जाता है। कहने का मतलब आपको क्या करना होता है कि जीवाणु आपके मुख में अम्ल पैदा करें उससे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, भोजन खाने के बाद या भोजन खाने के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोजन करने के बाद आप क्या कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपके दांतों में फंसे जो भी भोजन के कण हैं वो निकल जाए। जब भोजन के कण निकल जाएंगे तो आप वो भोजन ना तो सड़ेगा और ना ही अम्ल वहाँ पर पैदा होंगे, ठीक है, और ना ही आपके दांत का दंत क्षरण होगा, ठीक है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। अगर आप का दंत क्षरण हो रहा है और आप उपचार नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करने लगेंगे, मज्जा में, कहने का मतलब दांत के नीचे जो मज्जे में फंसा रहता तो मज्जे तक को चले जाएंगे और जलन व संक्रमण कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब हानियाँ हो सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अब आपको दूसरी चीज़ समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5.3 यूनिट में अब श्वसन के बारे में पढ़ना है, मतलब किस प्रकार से हम लोग श्वसन लेते हैं और श्वसन से क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स बनाए गए हैं। चूने के पानी में निःश्वसन द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है, चूने के पानी में पिचकारी सिरिंजी द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है। तो ये अब मैं बता ही दे रहा हूँ आपको कि जो चूने का पानी होता है उसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, ठीक है ना, तो वो चूने का पानी दूधिया कलर का हो जाता है जब तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो लोग ऐसे ही कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस पर बात हुई है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा और, ठीक है, हाँ देख सकते हैं। अब आप देखिए लिखा है पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जो पिछला अनुभाग था उसमें हमने क्या देखा, जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं, जीवों में किस प्रकार से पोषण होता है उस पर हम लोगों ने बातें कर रखी। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। हमने पहले भी बताया था कि जो भोजन होता है ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए
ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। मैंने बताया था बहुत से जीव से अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग कामा ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। कुछ लोग जीव ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है, ऑक्सीजन के साथ जो है उनके अंदर क्रियाएं होती हैं, और कुछ जीवों में बिना ऑक्सीजन के भी क्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज, पहला चरण क्या है? ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण जो है ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन वाले अणु 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। इसके पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ये सारी बातें अभी हम समझाते हैं। ईस्ट में क्या होता है कि ईस्ट में आपका जो ऑक्सीजन होता है मिल करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। किण्वन मतलब क्या होता है? किण्वन मतलब किसी चीज़ को कई दिनों तक रख के उसको मतलब एक तरीके से ऑक्सीकृत किया जाता है। ऑक्सीकृत करने का मतलब ऑक्सीजन से उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा स्टोर होती है, ठीक है ना। सड़ाते हैं उसे कई दिन तक, उसको अलग भाषा में बोले तो, ठीक है ताकि उसके जो अणु होते हैं वो टूटने लगे। बहुत ज़्यादा टाइट जुड़े होते हैं। जैसे जलेबी बनाने के लिए आपको मैदा को मतलब भिगोना पड़ता है, उसी तरीके से तो मैदे को पहले आप भिगोएंगे तो वो बहुत ही मतलब लसदार होता है। उसके लस को तोड़ने के लिए उसके अंदर किण्वन कराना जरूरी होता है। तो वही बातें हैं कि किण्वन के समय ईस्ट में होता है, ठीक है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवयवी श्वसन कहते हैं। कैसा श्वसन कहते हैं? अवयवी श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे अवयवी श्वसन कहेंगे, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवी श्वसन कहा जाता है। अब ये सारी बातें आगे पेज पर आपको लिखी मिलेंगी और वहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? ऊर्जा बनता है यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अणु के विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पादन जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए जितनी बातें पीछे हुई हैं वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जैसे ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बनता है, कोशिका द्रव्य में जाने के बाद पाइरुवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा, यानी जो पाइरुवेट होता है वो ईस्ट में किस प्रकार से देखिए टूटता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा के 2 अणु बनाता है यहाँ पर। और ऑक्सीजन का अभाव मतलब यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं। यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, मतलब कम है लेकिन कम है। तो उस समय
लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। जैसे जब हम लोगों को इसको समझिएगा, इस वाली लाइन को, जब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं किसी एक पार्ट से, जैसे हाथ से या पैर से, तो हाथ या पैर में ज़्यादातर ऐसा होता है कि पैर में ब्लड सर्कुलेट जब नहीं हो पाता है, मान लीजिए, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे पैरों की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें बहुत ही दर्द महसूस होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रियम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। जो ये हमारे खून में ऐसी क्रियाएं होती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बन जाता है और जल बन जाता है और ऊर्जा बन जाता है। ठीक है। और ये जब लैक्टिक अम्ल हमारे मतलब पेशियों में उपस्थित हो जाता है तो उस समय जो ऊर्जा कम बनता है। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, थोड़ी सी इन बातों को यहाँ समझते हैं। और क्या लिखा है, हाँ, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन मतलब अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन कहलाता है, होने वाली क्रियाएं वायवीय श्वसन कहलाती हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रियाएं अवायवीय श्वसन कहलाती हैं। ठीक है। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब कि जो वायवीय श्वसन है उसमें जो ऊर्जा बनने की दर है उसमें ज़्यादा होता है। इसमें वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा बनती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वही लिख रहे हैं कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा बनता है। ठीक है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ बनाया जाता है, पायरुवेट का ही विखंडन करना है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अचानक किसी क्रिया को होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो वही हमने बताया कि जब किसी बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपके मांसपेशियों में वहाँ पर लैक्टिक अम्ल क्रिएट हो जाएगा और क्रैम्प का कारण बन जाएगा, मतलब आपको बहुत ही दर्द देने लगेगा वो। ठीक है। ये आपको समझना। आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं चीज़ों को। ठीक है। दिख रहा होगा आपको, देखिए लिखा है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। एटीपी, ठीक है ना, प्रयुक्त हो जाती है जो कोशिकाओं की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। यानी जो हमारे कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा जो होती है, जो कोशिकाओं द्वारा जो ऊर्जा बनता है, उस ऊर्जा को किस फॉर्म में रखा जाता है, एटीपी के रूप में उसको संचित कर लिया जाता है। एटीपी के रूप में वो बन के रहता है और धीरे धीरे वो टूट करके हमें ऊर्जा देते रहता है। नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। मतलब एटीपी जब टूटेगा तो एक निश्चित ही मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा बनता है, ज़्यादा ऊर्जा नहीं बनती, फिक्स हो जाता है। जैसे हम लोग शक्कर को मतलब जो हम लोगों का गन्ना है, गन्ने को जो लिक्विड फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको सॉलिड स्टेट में मतलब ठोस अवस्था में ले जाते हैं। और ठोस अवस्था में जब चीनी बना लेते हैं तो अपने मात्रा, निश्चित मात्रा इतना ही हम लोग यूज़ करते हैं जितना हमें चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार जब एटीपी में ऊर्जा बन जाती है तो ये कोशिकाएं जितना जिसको चाहिए होता है उतना ही
वो लेती हैं और ऊर्जा को बनाती हैं। ठीक है। जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती हैं। क्या करती हैं? परिचालन, मतलब अंदर होने वाली कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, किसको ऊर्जा की ज़रूरत है, किसको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ों पर ये ध्यान देती हैं। ठीक है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ कुछ एटीपी के बारे में लिखा है, ज़रा उसे समझते हैं। दिख रहा होगा आपको ये। हाँ एक सेकंड, ये रहा। अब दिखेगा। चलिए, एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? ऊर्जा मुद्रा। मैंने बताया कि एटीपी एक ऊर्जा मुद्रा ही है। एक इसको आप मुद्रा की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग पैसे कमाते हैं और अपनी मेहनत को पैसों में तब्दील करते हैं कि हाँ भाई इतने मेहनत किए तो इतने पैसे मिले। ठीक उसी प्रकार ऊर्जा को भी एटीपी के रूप में छोटे छोटे मतलब एटीपी के रूप में जब संचित कर लिया जाता है तो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हम लोग उसे लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि एटीपी ऊर्जा की क्या है? मुद्रा है। मुद्रा मतलब रुपया। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। जैसे कह रहे हैं श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का जो उपयोग है एडीपी बनाने तथा अकार्बनिक फास्फेट एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। एडीपी प्लस फास्फेट मिल करके जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, एडीपी और फास्फेट मिलने के बाद लगभग एटीपी का निर्माण करते हैं। आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिकाओं के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 kg पर मोल की तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। कहने का मतलब जब एटीपी को तोड़ा जाता है तो ये 30.5 kg पर मोल के तुल्य में ऊर्जा देती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब हम लोग बैटरी से कई प्रकार की यूज़ लेते हैं, पंखा चलाते हैं, हीटर चलाते हैं। हीटर तो बहुत ज़्यादा हाँ चल जाता है, उससे भी प्रेस वगैरह भी चल जाता है, वैसा आपका इन्वर्टर पे डिपेंडेंट है। तो आप उससे बल्ब भी चलाते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं, वो करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है ना बैटरी। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़न, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है ना। एटीपी का देख लीजिए इतने यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक आप लोग चीज़ों को समझा करिए और उसे ठीक है। तो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है।